नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वैद्युत रसायन के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। आज इस चैप्टर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक धातुओं का संरक्षण इसके बारे में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, धातुओं का संरक्षण, कोरोजन ऑफ मेटल्स। किसे कहते हैं धातुओं का संरक्षण? धातुओं का नमी और वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना या क्षय होना कहलाता है धातुओं का संरक्षण। जो धातुएं होती है, कई अभिक्रियाशील धातुएं जैसे Fe, कॉपर, Pb आदि नमी और वायु की उपस्थिति में में अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आदि बनाती है। तो इसे कहते हैं धातुओं का संरक्षण। संरक्षण के कारण धातुओं का अक्षय होता है, नाश होता है। जैसे लोहे पर आपने देखा होगा, लोहे पर जंग लगना, चांदी की चमक का धुंधला होना, कॉपर की सतह पर हरे रंग के धब्बे बनना आदि ये संरक्षण के उदाहरण हैं। तो मैंने आपको बताया संरक्षण, कोरोजन किसे कहते हैं। देखो, जो धातुएं होती है ना, जो अभिक्रियाशील धातुएं होती है, वो नमी और वायु की उपस्थिति में वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है, उनका अक्षय होता रहता है। तो इस क्रिया को ही कहते हैं धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना, नमी और वायु की उपस्थिति में कहलाता है संरक्षण, कोरोजन ऑफ मेटल्स। या संरक्षण को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं। देखो, जो धातुएं होती है वो नमी और वायु में उपस्थित अन्य गैसों के साथ में क्रिया करके अपने कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो इस क्रिया को, मतलब धातुओं का नमी और वायु में उपस्थित गैसों के साथ क्रिया करके अपने ऑक्साइडों में, सल्फाइडों में या कार्बोनेटों में परिवर्तित होने की क्रिया कहलाती है संरक्षण, कोरोजन ऑफ मेटल्स। इसके उदाहरण लोहे पर जंग लगना, है ना, और जो कॉपर की सतह होती है उस पर हरे रंग के, आपने कॉपर के बर्तन देखे होंगे, जब साफ करके रख देते हैं तो कुछ समय पश्चात ही उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। इसी प्रकार से चांदी की चमक का मलिन होना, ये संरक्षण के उदाहरण हैं। अब देखो, संरक्षण के कारण पूरे देश को बहुत बड़ी हानि होती है। देखो, संरक्षण के कारण जो भवन होते हैं या जो जहाज होते हैं, है ना, या जो लोहे की जो सामान होता है, लोहे के दरवाजे, है ना, जो लोहे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो संरक्षण के कारण उनसे बहुत बड़ी हानि होती है। ये सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। तो आर्थिक दृष्टि से जो संरक्षण है ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक है। तो संरक्षण किसे कहते हैं? धातुओं का नमी और वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे अक्षय या नष्ट होना कहलाता है संरक्षण, है ना। और संरक्षण में जो धातुएं होती है ना, वो कार्बोनेट में, सल्फाइड में और ऑक्साइडों में परिवर्तित होती है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। जो कोरोजन होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है? संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक।
पहला, धातुओं की क्रियाशीलता। प्यारे विद्यार्थियों, जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है जैसे FeCu, ये अधिक संक्षारित होती है, इनका संक्षारण अधिक होता है। जो कम क्रियाशील धातुएं होती है जैसे प्लेटिनम, जैसे Au, इनका संक्षारण नहीं होता। तो संक्षारण किसका होता है? संक्षारण होता है जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है उनका संक्षारण होता है। दूसरा, अशुद्धियों की उपस्थिति। प्यारे विद्यार्थियों, धातुओं में अशुद्धियों की उपस्थिति जो है वो संक्षारण की क्रिया को प्रेरित करती है, क्योंकि अशुद्धि की उपस्थिति में धातु की सतह पर एक लघु वोल्टेज सेल बन जाता है या लघु गैल्वेनिक सेल बन जाता है, और जिसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया कोरोजन का कारण बनती है। तो जो अशुद्धियों की उपस्थिति कोरोजन में सहायक होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि अशुद्धियों की उपस्थिति में धातु की सतह पर एक लघु वोल्टेज सेल बन जाता है, और जिसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया कोरोजन का कारण बनती है। वायु और नमी की उपस्थिति। देखो, कोरोजन के लिए वायु और नमी आवश्यक होते हैं। अगर वायु नहीं है या नमी नहीं है तो फिर कोरोजन नहीं होता। तो वायु और नमी की उपस्थिति में कोरोजन, वायु और नमी की उपस्थिति कोरोजन के लिए आवश्यक होती है। जैसे निर्वात में धातुओं पर जंग नहीं लगता, उनका संक्षारण नहीं होता। और जो शुद्ध धातुएं होती हैं, शुद्ध धातुएं जो होती है उनका भी संक्षारण नहीं होता। अशुद्धि की उपस्थिति में संक्षारण की क्रिया होती है। वैद्युत अपघटय की उपस्थिति। वैद्युत अपघटय जो आयनिक पदार्थ होते हैं उन्हें वैद्युत अपघटय कहते हैं। जो धनायनों से ऋणायनों से बने होते हैं उन्हें वैद्युत अपघटय कहते हैं। तो जो वैद्युत अपघटों की उपस्थिति होती है वो कोरोजन की क्रिया में सहायक होती है। तो ये मैंने आपको संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक बताए। ये समझ में आ गया आपके टॉपिक। कोरोजन किसे कहते हैं, परिभाषा याद रखो। नमी और वायु की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना कोरोजन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, धातु जो चांदी की जो सतह होती है उसकी चमक का मलिन होना, कॉपर धातु की सतह पर हरे रंग के धब्बे पड़ना, ये कोरोजन हम अपने सामान्य जीवन में देखते हैं। अब शुरू करते हैं संक्षारण की क्रियाविधि, लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से सुनना है और नोट्स बना करके इसको अच्छे से याद करना है। देखो, लोहे पर जंग कैसे लगता है, संक्षारण की क्रियाविधि। प्यारे विद्यार्थियों, लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें लोहा एनोड का कार्य करता है तथा लोहे का अशुद्धि भाग, यानी जहां पर अशुद्धि होती है, वो कैथोड का कार्य करता है। लोहे पर जंग लगना क्या है, एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहा एनोड का कार्य करता है तथा लोहे का अशुद्धि भाग कैथोड का कार्य करता है। नमी की परत, देखो नमी आवश्यक होती है जंग लगने के लिए। नमी की परत जिसमें CO2, नमी में CO2 गैस घुली होती है, ये वैद्युत अपघटय का कार्य करती है। नमी की परत में क्या घुली होती है, देखो नमी और वायु जंग लगने के लिए आवश्यक होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, अन्य गैसें भी होती है। तो नमी की परत जिसमें CO2 गैस घुली होती है वो वैद्युत अपघटय का कार्य करती है। देखो, जो
CO2 गैस होती है वो पानी में घुल करके H2O प्लस CO2, ये पानी में घुल करके ये कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल होता है। ये कार्बोनिक अम्ल अल्प आयनित होता है, अल्पायनित होता है और आयनित होकर के ये हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन बनाते हैं। ये आयनित होकर के, अल्पायनित का मतलब कम मात्रा में आयनित होता है। मान लो इसके 100 अणु है तो 100 अणु में से 20 अणु इसके आयनों में परिवर्तित होते हैं। तो ये नमी की परत जिसमें CO2 घुली होती है, यानी कि ये H आयन वैद्युत अपघटय का, CO2 आयन, CO3 आयन, ये वैद्युत अपघटय का कार्य करते हैं। देखो O2 और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है और जिसमें H आयन जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखो इसमें मैंने अभी तक आपको बताया कि लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें लोहा जो है वो एनोड का काम करता है और लोहे का अशुद्धि भाग कैथोड का कार्य करता है। नमी की परत जिसमें CO2 गैस घुली होती है वो वैद्युत अपघटय का कार्य करती है। और नमी में H2O घुलने से क्या प्राप्त होता है? कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जो आयनित होकर के क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। और ये हाइड्रोजन आयन लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे की सतह पर एक बिंदु एनोड का कार्य करता है और यहां लोहे का फेरस आयनों में ऑक्सीकरण होता है। देखो मैंने आपको बताया कि जो जंग लगना होता है ये एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें लोहा एनोड का कार्य करता है और लोहे का जो अशुद्ध भाग होता है वो कैथोड का कार्य करता है। तो जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे की सतह पर एक बिंदु जो है वो एनोड का कार्य करना शुरू कर देता है और यहाँ पर लोहे का फेरस आयनों में ऑक्सीकरण होता है। और इस एनोड पर देखो लोहे के परमाणु फेरस आयनों में ऑक्सीकरण होते हैं और इस प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं। तो लोहे की सतह पर एक बिंदु एनोड का कार्य करना शुरू कर देता है और इसका जो विभव होता है ना, एक प्रकार से ये इलेक्ट्रोड का कार्य करना शुरू कर देता है और इसका जो अपचयन विभव होता है वो -0.44 वोल्ट होता है। अब देखो इस प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना, और ये क्रिया क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब ये एनोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु माध्यम से होते हुए कैथोडिक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां पर ये H आयनों की उपस्थिति में O2 को जल में अपचयित कर देते हैं। देखो कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर देखो H आयन, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था H आयन होते हैं। ये कैथोड पर ऑक्सीजन H आयनों के साथ में मिलकर के और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये O2 जो है वो H2O में अपचयित हो जाती है ना। तो देखो इस प्रकार से सतह पर 2 इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, है ना। और इसका जो विभव होता है वो 1.23 वोल्ट होता है ना। और ये अपचयन विभव है ना। देखो ये अपचयन हो रहा है ना, O2 4H आयन। देखो 4H आयन का मतलब देखो इस पर कुल मिलाकर के 4 यूनिट का धनावेश है और एक इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट का ऋणावेश होता है। तो आवेश उदासीन हो गया, 4 यूनिट का ऋणावेश 4 यूनिट के धनावेश से मिलकर के उदासीन होकर के क्या बनाते हैं? H2O। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन
ग्रहण हो रहे हैं, तो ये क्रिया क्या है, अपचयन की क्रिया है, और इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो इतना वोल्ट होता है। इस प्रकार लोहे की सतह पर एक लघु गैल्वेनिक सेल बन जाता है। इस प्रकार से लोहे की सतह पर क्या, एक लघु गैल्वेनिक सेल बन जाता है, जिसकी अभिक्रिया ये होती है। देखो एनोड पर ये क्रिया होती है, कैथोड पर ये क्रिया होती है, और देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस समीकरण में, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए इस समीकरण में 2 से गुणा करके, पूर्वी को 2 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं, तो ये पूर्ण सेल अभिक्रिया ये आती है। और इस सेल का जो मानक विभव होता है 1.67 वोल्ट होता है। देखो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। देखो ये ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीडेशन, ये अपचयन की क्रिया रिडक्शन, दोनों को मिला दिया यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन, यानी कि ये जो नमी और वायु की उपस्थिति में जो लघु गैल्वेनिक सेल बनता है उसकी ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। और देखो जंग लगने की प्रक्रिया में ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण ही संक्षारण होता है, लोहे पर जंग लगता है। हमने जो सेल अभिक्रिया है उसमें देखा कि जो फेरस आयन होते हैं वो एनोड पर बनते हैं। अब ये जो फेरस आयन है जो एनोड पर बनते हैं, ये वायु के द्वारा इनका फेरस आयनों का फेरिक आयनों में ऑक्सीकरण होता है। फेरस आयन एनोड पर बनते हैं जो वायु के द्वारा फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। देखो ये समीकरण है 4Fe आयन O2 प्लस H2O, है ना, तो ये बनता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। देखो इसमें और जल के कितने अणु बनेंगे, लेने पड़ेंगे, 4 अणु लेने पड़ेंगे, 4H2O। तो 8 H आयन बनते हैं। देखो 8, एक H आयन पर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कुल मिलाकर 8 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इधर है, और ये तो उदासीन अणु है, और 8 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इधर है। तो ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, और इस क्रिया में H आयन मुक्त होते हैं। देखो फेरस आयन जो एनोड पर बनते हैं वो वायु के द्वारा फेरस आयनों का फेरिक आयनों में, देखो ये फेरस आयन है, फेरिक आयन पर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, फेरस पर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एनोड पर वायु की ऑक्सीजन के द्वारा फेरस आयन कहीं में बदल जाते हैं फेरिक आयनों में। देखो इसमें फेरिक आयन है और ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, और साथ में H आयन पुनः बनते हैं, और ये जो H आयन है ये संक्षारण की क्रिया में ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखो जंग यानी कि रस्ट को सामान्यतः Fe2O3 सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो जंग होता है ना वो फेरिक ऑक्साइड का जल योजित रूप होता है, जल के अणु फेरिक ऑक्साइड में जुड़ा होता है। तो जंग को सामान्यतः Fe2O3 के द्वारा, X अणुओं की संख्या कोई निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है, तो इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और लोहे पर लगी जंग जो है वो हमेशा लोहे से चिपकी नहीं रहती बल्कि निरंतर हटती रहती है। इसीलिए इसी कारण अन्य भागों पर भी, लोहे के अन्य भागों पर भी जंग लगता रहता है। तो देखो इसमें मैंने आपको ये पूरा विस्तार से बताया। एक बार पुनः मैं इसको आपको संक्षेप में बताता हूं कि लोहे पर जंग कैसे लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, लोहे पर जंग लगना की जो प्रक्रिया होती है इसको संक्षेप में मैं पुनः दोबारा आपको बता रहा हूं। देखो मैंने आपको बताया कि लोहे पर जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है
जिसमें जो लोहा होता है, लोहा एनोड का काम करता है। इसमें लोहा एनोड का, जिसे देखो ये लोहे की सतह दिखाई गई है, इसमें ये जो लोहे की सतह है ये एनोड का कार्य करती है। और नमी की परत, लोहा तो एनोड का कार्य करता है, और जो लोहे का अशुद्धि भाग होता है वो कैथोड का कार्य करता है। और नमी की परत जिसमें CO2 गैस घुली होती है वो वैद्युत अपघटय का कार्य करती है। देखो नमी और वायु जो है वो संक्षारण के लिए आवश्यक होती है। देखो नमी की उपस्थिति में CO2 गैस उसमें घुल जाती है नमी में, और ये क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। और ये जो H2CO3 होता है ये अल्पायनित होता है, ये H आयन बनाता है, H आयन, और ये कार्बोनेट आयन। और संक्षारण की क्रिया में ये जो H आयन होते हैं ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में लोहे की सतह पर, जब लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया शुरू होती है तो लोहे की सतह पर एक बिंदु जो है वो एनोड का कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे मान लो ये है, यहाँ पर ये एक बिंदु एनोड का कार्य करना शुरू कर देता है। और यहां पर जो लोहा जो है वो फेरस आयनों में ऑक्सीकृत होता है। कहीं में परिवर्तित हो रहा है लोहा, Fe परमाणु Fe आयनों में, फेरस आयनों में ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर मतलब लोहे की सतह पर एक बिंदु एनोड का कार्य करना शुरू कर देता है, जहां पर लोहा जो है वो फेरस आयनों में ऑक्सीकृत होने लगता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। ये क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। अब इस प्रक्रिया में जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु माध्यम से होते हुए कैथोडिक एरिया में, जहां पर कैथोडिक एरिया जहां पर जो H आयन होते हैं, है ना, नमी में CO2 घुल करके H आयन बनाती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैथोडिक एरिया में चले जाते हैं। और इस कैथोडिक एरिया में पहुंच करके ये इलेक्ट्रॉन O2 को कैथोड पर क्या करते हैं, कैथोड पर O2 को H आयनों की उपस्थिति में, और अभी कुछ देर पहले बताया था ये जल में अपचयित कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्रिया क्या कहलाती है, रिडक्शन। ये क्रिया क्या कहलाती है, रिडक्शन। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया ये होती है। देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं उतना धनावेश आ जाता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। तो इस समीकरण को 2 से गुणा करके इसे जोड़ेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग हो रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण होने चाहिए। तो ये समीकरण आती है 2Fe + O2 + 4H आयन, है ना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये कट जाएंगे, 2H2O। तो नमी और वायु की उपस्थिति में लोहे की सतह पर एक लघु गैल्वेनिक सेल बन जाता है, जिसमें ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और ये इस रेडॉक्स अभिक्रिया की वजह से लोहे पर जंग लगता है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया ही लोहे पर जंग लगने का कारण होती है। देखो एनोड पर क्या, लोहे की सतह पर एक बिंदु जो है वो एनोड का कार्य करना शुरू कर देता है। तो अब इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। ये क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये कैथोडिक एरिया में पहुंच जाते हैं, और जहां पर ये H आयनों को, देखो यहां भी दिखाई है ये समीकरण, H आयनों को ये जल में परिवर्तित कर देते हैं। अब
ये जो फेरस आयन बनते हैं एनोड पर, ये जो फेरस आयन बनते हैं, ये फेरस आयन जो है वायु के द्वारा, फेरस आयन पर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। फेरस आयन वायु के द्वारा ये फेरिक आयनों में इनका ऑक्सीकरण होता है। ये फेरस आयन है, वायु के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, तो ये बनता है Fe2O3। Fe2O3 बैलेंस करेंगे, ये 2Fe हो जाएगा, है ना, और ये 2Fe2O3 3 दूनी 6, तो ये जल के 4 अणु, है ना, और इस क्रिया में 8 H आयन बनते हैं। पुनः H आयन प्राप्त होते हैं, और ये H आयन जो है, ये जो संक्षारण की क्रिया होती है उसके लिए, उसमें ये सहायक है, उसके लिए ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और ये सेल अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखो, तो ये जो ये फेरस आयन बनते हैं, फेरस आयनों का फेरिक आयनों में, देखो इसमें फेरिक आयन है, Fe2O3 में ये आयन है, Fe के ऊपर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, ये आयन है। तो फेरस आयनों का फेरिक आयनों में ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या बनता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है। और जो जंग होता है ना, जंग को सामान्यतः Fe2O3 XH2O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो जंग होता है ना, ये इस फेरिक ऑक्साइड का जल योजित रूप होता है। और देखो ये रस्ट बनती है जंग, और जो जंग होती है ये हमेशा लोहे से चिपकी नहीं रहती, ये कुछ समय के पश्चात में ये हटती रहती है, जिससे लोहे के अन्य भागों का संक्षारण होता रहता है। तो संक्षारण की क्रिया में ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इनको अच्छी तरीके से ये आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए। अच्छा देखो, ये यहाँ पर जंग लगने की प्रक्रिया दिखाई गई है। देखो, लोहे की सतह पर ये फेरस आयन, लोहे के परमाणु फेरस आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये यहाँ पर ये नमी की परत है। ये क्या है, नमी की परत। इस नमी की परत में क्या क्या चीज होती है, इसमें H आयन होते हैं, है ना, अभी बताया था मैंने आपको, H आयन होते हैं, इसमें कार्बोनेट आयन होते हैं, इसमें फेरस आयन भी होते हैं, ये होते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीडेशन की क्रिया के पश्चात में जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो यहाँ पर इस कैथोडिक एरिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये ऑक्सीजन को जल में अपचयित कर देते हैं। तो जो सेल अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया वो पूरी हो जाती है, और जो फेरस आयन होते हैं फिर ये वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के जल योजित Fe2O3 बनाते हैं, उसी को जंग कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संक्षारण के कारण हमें बहुत आर्थिक हानि जो है वो उठानी पड़ती है। संक्षारण रोकना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, उसको रोकना या वो कम से कम हो। तो संक्षारण से बचाव की कई विधियां हैं, उसमें एक विधि ये है अवरोध द्वारा सुरक्षा। देखो, संक्षारण जो होता है, कोरोजन के लिए नमी और वायु की उपस्थिति आवश्यक होती है। नमी और वायु की उपस्थिति में कोरोजन होता है। तो अगर धातु की सतह को नमी और वायु से अलग कर दिया जाए, वो धातु की सतह के संपर्क में न आए, तो कोरोजन रुक जाता है। इसके लिए धातु की सतह को नमी और वायु के संपर्क से बचाने के लिए धातु की सतह पर पेंट, ग्रीस, तेल या कई रसायन होते हैं, रासायनिक पदार्थ जैसे बिस्फिनोल, इनकी महीन परत चढ़ा देते हैं। संक्षारण से बचाव की अगली विधि है गैल्वनीकरण द्वारा, और ये एक इम्पोर्टेंट विधि है, गैल्वनीकरण द्वारा इम्पोर्टेंट। देखो, इस विधि में लोहे की सतह पर अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय धातु या अधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे जिंक की परत चढ़ाई जाती है।
इस विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की सतह पर अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। देखो, लोहे की सतह पर जिंक की पतली परत जमा करने की प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहते हैं। गैल्वनीकरण की परिभाषा आती है लिखने के लिए, किसे कहते हैं गैल्वनीकरण? लोहे की सतह पर जिंक की पतली परत जमा करने या चढ़ाने की, लोहे की सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहते हैं। देखो, इसका फायदा क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होता तथा इसका संक्षारण से बचाव हो जाता है। देखो भाई, संक्षारण कैसे होता है लोहे का? लोहा जो है फेरस आयनों में ऑक्सीकृत होता है। Fe फेरस आयनों में ऑक्सीकृत होता है तो लोहे का अक्षय होना, नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब इस पर अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ी होती है, जिंक की परत चढ़ी होती है, तो फिर इस लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होता बल्कि जिंक का ऑक्सीकरण होता है। कहीं का ऑक्सीकरण होता है? अधिक अभिक्रियाशील धातु का ऑक्सीकरण होता है। तो जिंक की परत चढ़ाने का क्या फायदा हुआ कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से फिर लोहे का ऑक्सीकरण न होकर के जिंक का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात लोहे का ऑक्सीकरण बच जाता है, लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होता। और लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होता तो इसका मतलब उसका कोरोजन से बचाव हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर कहीं पर ये जिंक धातु की परत हट जाती है ना, तो परत टूटने पर भी जो लोहा है वो उसका संक्षारण नहीं होता, क्योंकि अगर कहीं पर बताता हूं, अगर कहीं पर फेरस आयन बनते हैं तो ये फेरस आयन जिंक इनको पुनः Fe में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि जो जिंक होता है वो Fe से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। देखो, मैंने क्या बताया आपको, अगर जिंक की परत लोहे की सतह से टूट भी जाए तो उसके बावजूद भी लोहे का संक्षारण नहीं होता, क्योंकि जो जिंक होता है अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से वो फेरस आयनों को पुनः लोहे में परिवर्तित कर देता है। तो इस क्रिया को कहते हैं गैल्वनीकरण द्वारा बचाव। गैल्वनीकरण किसे कहते हैं? लोहे की सतह पर जिंक की पतली परत जमा करने की प्रक्रिया गैल्वनीकरण कहलाती है। देखो, अगर लोहे की सतह पर लोहे को जंग से बचाने के लिए उसकी सतह पर टिन धातु की परत भी चढ़ाई जाती है। लोहे का संक्षारण रोकने के लिए उस पर टिन धातु की परत भी चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर वो टिन धातु की परत टूट जाए तो फिर लोहे का संक्षारण शुरू हो जाता है, क्योंकि जो टिन होता है वो लोहे से कम अभिक्रियाशील धातु होती है, जबकि इसमें यहाँ पे जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से जिंक की परत टूटने पर भी लोहे का जो संक्षारण है वो नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, संक्षारण से बचाव की अगली और इम्पोर्टेंट विधि है विद्युतीय या कैथोडीय बचाव, कैथोडिक प्रोटेक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, इस विधि का उपयोग जमीन के भीतर लोहे के पाइप और जो टैंक होते हैं उनको संक्षारण से बचाव के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब लोहा जमीन के अंदर दबा होता है तो उस पर जंग जो है वो ज़्यादा लगता है। तो इस वैद्युतीय या कैथोडीय बचाव जो है, इस विधि का उपयोग
जमीन के भीतर लोहे के पाइपों व टैंकों को संक्षारण से बचाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में धातु की सतह को किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे मैग्नीज, एल्यूमीनियम, जिंक आदि से जोड़ देते हैं। इस विधि में अधिक अभिक्रियाशील धातु को लोहे की सतह से जोड़ देते हैं। अब अधिक अभिक्रियाशील धातु एनोड का कार्य करती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कहीं का कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है, जिससे आयरन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। आयरन की सतह कैथोड का कार्य करती है। देखो, लोहे का जो अक्षय होता है, लोहा जो नष्ट होता है, उस पर जंग लगता है, वो जब लोहे का ऑक्सीकरण फेरस आयनों में होता है तो लोहा जो है नष्ट होना, उसका अक्षय होना शुरू हो जाता है, उस पर जंग लगना या क्षणक्षारण उसका शुरू हो जाता है। तो अगर लोहे के हम ऑक्सीकरण को ही रोक दें, है ना, तो लोहे पर जंग नहीं लगता, उसका क्षणक्षारण से बचाव हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए लोहे की सतह को जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है उनसे जोड़ देते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनसे जोड़ देते हैं। तो ये धातुएं, अब जब ये लोहे की सतह से ये धातुएं हम जोड़ते हैं तो ये धातुएं जो है इनका ऑक्सीकरण होता है, इन धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। ये एनोड का कार्य करती है, आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता। आयरन की सतह कैथोड का कार्य करती है। देखो, एनोड पर अगर मान लो लोहे को इस मैग्नीशियम से जोड़ दिया तो एनोड पर लोहे का ऑक्सीकरण न होकर के, क्योंकि ये मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होता है, लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होता, है ना। तो लोहा बच जाता है ऑक्सीकरण से, यानी कि संक्षारण से वो बच जाता है, जंग लगने से बच जाता है, क्योंकि लोहे की जगह जब ये मैग्नीशियम है, इसका ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर जो H आयन होते हैं, है ना, या वायु होती है कैथोड पर, ये लोहे की सतह पर ये अभिक्रियाएं, दोनों में से ये अभिक्रियाएं होती है। तो इस प्रकार से जो लोहा है वो उसका ऑक्सीकरण होने से रुक जाता है, यानी कि उसका संक्षारण से बचाव हो जाता है। और क्योंकि इस विधि में जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो उसका ऑक्सीकरण होता है, तो ये धीरे धीरे नष्ट होती रहती है, तो इसको समय समय पर बदलना पड़ता है। अब मैं आपको चित्र के द्वारा इसको समझाता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, देखो, अभी मैंने आपको बताया वैद्युतीय या कैथोडीय बचाव। अब इसको इस चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि इस विधि का उपयोग जो भूमिगत पाइप होते हैं लोहे के, या भूमिगत जो टैंक होते हैं, उनका संक्षारण से बचाव के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में जो लोहे के टैंक या पाइप होते हैं ना, उनकी सतह को किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु से जोड़ देते हैं। देखो, जैसे ये आयरन का टैंक और पाइप है, ये है ना, इसको आयरन का टैंक या इसको पाइप समझिए। और ये अधिक अभिक्रियाशील धातु, जैसे मैग्नीशियम ले सकते हैं, यहाँ पे ये जिंक ले सकते हैं। तो इस विधि में जो लोहे के पाइप या टैंक होते हैं उनकी सतह को किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु से जोड़ देते हैं। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु से जोड़ने का क्या फायदा होता है? जैसे मैग्नीशियम से या जिंक से जोड़ देते हैं तो फिर लोहे का ऑक्सीकरण न होकर के फिर मैं ये जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है इसका ऑक्सीकरण होता है। देखो भाई, लोहे पर जो जंग लगता है उसमें लोहा नष्ट होता है ना, तो उसमें जो आयरन के परमाणु है वो फेरस आयनों में ऑक्सीकृत होते हैं। तो अगर हम आयरन का ऑक्सीकरण रोक दें तो फिर लोहे पर जंग नहीं लगता।
तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो भूमिगत टैंक और पाइप होते हैं ना, उनकी सतह को अधिक अभिक्रियाशील धातु से जोड़ते हैं। अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है उनका ऑक्सीकरण होता है, लोहे का ऑक्सीकरण न होकर के फिर उनका ऑक्सीकरण होता है। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है ये एनोड का काम करती है। जैसे मान लो मैग्नीशियम से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना, ये एनोड का काम करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कैथोड पर जाते हैं। जो लोहे की सतह होती है वो कैथोड का काम करती है ना। और क्योंकि जो ये कैथोड अभिक्रियाएं हैं, यहाँ पर H आयन और वायु की क्रिया से और इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण होते हैं तो ये जल बनता है ना। 4H आयन 4 इलेक्ट्रॉन तो जल बन गया। ये अभिक्रिया हो सकती है कैथोड पर, या फिर जल से OH आयन बन सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो अब जो कैथोड अभिक्रिया है इसमें लोहा यूज नहीं होता, बल्कि ये H आयन O2 है ना, H2O ये यूज होते हैं। तो इस प्रकार से जो लोहा है उसका ऑक्सीडेशन होने से रुक जाता है, क्योंकि वो कैथोड का काम करता है। और इस प्रकार लोहे का संक्षारण होता है, यानी कि लोहे पर जंग नहीं लगता, क्योंकि लोहे की जगह जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना उसी का ऑक्सीकरण होता है। और क्योंकि इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है ना वो यूज होती है ना, ये धीरे धीरे नष्ट होती रहती है, तो इसे समय समय पर बदलना पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको आज इस वीडियो में आज मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कराया। संक्षारण कोरोजन क्या होता है और उसकी क्रियाविधि क्या होती है, और जो कोरोजन होता है उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, है ना। ये 3 विधियां मैंने आपको बताई, इम्पोर्टेंट विधियां। देखिए ये आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक था आपकी समझ में आया होगा। इसको बार बार वीडियो को सुनिए, अपना नोट्स बनाइए और इसको अच्छी तरीके से याद करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना है।